नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपका फोन चाइनीज प्रोसेसर है उसमें, आपकी गाड़ी कोरियन स्टील है उसमें, आपके घर की वायरिंग चाइनीज कॉपर है उसमें, आज इंडिया में रहते हुए भी। लेकिन आपके घर का ज्यादातर सामान जो है बाहर से आता है। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में नियरली 776 बिलियन डॉलर्स साल में, हर साल ये इंडिया का इंपोर्ट बिल होता है। जब हम फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करते हैं, उस समय पे सरकार ने कहा था कि अब बस करेंगे, इतना ज्यादा अब हम इंपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंपोर्ट का आखिर में भार किसके ऊपर पड़ता है? हम जैसे आम नागरिकों के ऊपर। तो 1272 प्रोडक्ट्स जिसका टोटल कुल प्राइस वैल्यू था 189 बिलियन डॉलर्स, अब इंडिया में बनेगा। 770 में से नियरली 200 बिलियन डॉलर्स का सामान इंडिया में बनेगा। ये हेडलाइन बन गया, बहुत बड़ा चीज था, एम्बिशियस चीज था, गेम चेंजर चीज था। लेकिन एक नंबर जो हेडलाइन में नहीं आया था वो था 26%। आज वो नंबर को हम समझने का प्रयास करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये जो प्लान सरकार ने किया, ये जो अनाउंसमेंट सरकार ने किया, क्या ये सही मायने में सही था? क्योंकि 776 बिलियन डॉलर्स का जो इंपोर्ट बिल है ना, वो 3 बकेट्स में बनता है। ठीक से समझते हैं इसको। सबसे पहला बकेट की बात करें तो 46% का जो बकेट है ना 776 बिलियन में से, वो क्रूड ऑयल में जाता है, गोल्ड एंड कोल में जाता है। ये चीज कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हम नहीं कर सकते। क्रूड ऑयल का कोई भी फैक्ट्री नहीं बनेगी जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करेगी भारत में। ये हमेशा से इंपोर्ट होता था और इंपोर्ट होता रहेगा। दूसरी बकेट की बात करें 28% वाली, प्रोडक्ट्स जो इंडिया में ऑलरेडी बनते, फिर भी इनको इंपोर्ट हमें करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड सामान जो होता है ना वो सस्ता होता है। मैन्युफैक्चरिंग है हमारे पास लेकिन कंपिटिटिव नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना। और तीसरा जो सामग्री बकेट होता है वो 26% का रियलिस्टिकली सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से। मतलब 189 बिलियन डॉलर्स का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग उसी 26% में आएगा। तो पूरी पिक्चर देखें तो सरकार का 189 बिलियन का प्लान जो है ना 1776 बिलियन में से, वो सिर्फ एक क्वार्टर है। ये एम्बिशन नहीं है, ये रियलिस्टिक चीज है जो हम कर रहे हैं। लेकिन ये रियलिस्टिक भी तभी होगा जब हम एक हिस्टोरिकल ट्रैप जो होता है ना, उससे हम बचने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और ये ट्रैप क्या है? असेंबली ट्रैप। और ये असेंबली काम कैसे करता है उसको हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इंडिया जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फोन मैन्युफैक्चरर है। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत इंप्रेसिव चीज है। लेकिन फोन का डिस्प्ले कहां से आता है? चाइना से। फोन का प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसर होता है वो कहां से आता है? ताइवान से या चाइना से। कैमरा मॉड्यूल कहां से आता है? फिर अगेन चाइना। बैटरी सेल्स उसमें कहां से आती है? अगेन चाइना। इंडिया क्या करता है इस टाइम पे? सबसे आखिरी वाला जो स्टेप है ना, वो इंडिया करता है। जब जैसे ही सारे ही पार्ट्स भारत के अंदर आ जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे वो जो पार्ट्स है वो इंडिया में असेंबल होते हैं और फिर जाके उसके ऊपर मेड इन इंडिया, पार्शियली मेड इन इंडिया का लेबल लगता है। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कहां से आ रही है? 70 to 80% चीजें जो है भारत के अंदर बाहर से आ रही है। तो रियल मैन्युफैक्चरिंग आखिर में हो कहां रहा है? बाहर हो रहा है। ठीक है? और वही टाइम पीरियड पे जो 1272 प्रोडक्ट्स जो 189 बिलियन डॉलर्स का सरकार ने अनाउंसमेंट किया कि वो इंडिया में बनेंगे, तो उस 1272 प्रोडक्ट्स में से कितने इंडिया में पूरी चेन बिल्ड करेंगे? कितने में सिर्फ असेंबली होगी और कितना उन प्रोडक्ट्स में से पूर्ण लेवल पे इंडिया में बनाया जाएगा? इसका प्लान नहीं बताया गया है। और ये डिस्टिंक्शन हमें समझना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा कि भाई 1980 में चाइना जो था उसने एक डिसीजन लिया था कि वो टेलीविजन का मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सिर्फ यही। पहले जापानीज कंपनी से चाइना के अंदर पार्ट्स आते थे, असेंबली जो है वो चाइना में होती थी। और एग्जैक्टली वही जो आज इंडिया भी करता है। फिर चाइना ने एक काम किया, उसने एक एक कंपोनेंट खुद बनाना शुरू किया। मतलब डिस्प्ले ग्लास उसने बनाए खुद के लेवल पे, उसने सर्किट बोर्ड्स खुद के लेवल पे बनाए। फिर उसके बाद उसने रिमोट कंट्रोल जो चिप्स होती हैं
उसने वो भी खुद ही डिजाइन किया। एंड ऐसे वो धीरे धीरे करते करते उसने क्या किया, उसने जो डिजाइनिंग है ना, हर एक चीज जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स है हर एक को उसने खुद ही बनाया। कैथोड रे ट्यूब खुद डेवलप किया। और एक प्रोडक्ट जो पूरा टेलीविजन था ना, उस एक प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप 40 साल लग गए उसको सारे चीजें खुद के लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करने में। आज वही चाइना दुनिया का 90% टेलीविजन सप्लाई कंट्रोल करता है। जापानीज कंपनीज जिनसे चाइना पहले पार्ट्स खरीदता था, आज चाइना से वही जापानीज कंपनीज पार्ट्स खरीद रहे हैं। मतलब कंप्लीटली रिवर्सल हो गया 40 साल एक प्रोडक्ट। और आज चाइना वर्ल्ड को डोमिनेट करता है। अब इंडिया का भी प्लान थोड़ा बहुत सिमिलर लेवल पे ही है। इंडिया का प्लान देखिए, हमने 1272 प्रोडक्ट्स की बात करी और ये 1272 प्रोडक्ट्स एक साथ केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील, सब साइमल्टेनियस लेवल पे चाइना, हम सब साइमल्टेनियस लेवल पे करेंगे। चाइना ने एक ही प्रोडक्ट चूज किया था और उसके वो डीप में गया। इंडिया ने 1272 प्रोडक्ट्स चूज किए हैं और डाइवर्सिटी में जा रहे हैं। अब यहाँ पे रिस्क क्या है? जो कंट्री 1272 प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, वो पोटेंशियली किसी में भी वर्ल्ड क्लास नहीं बन पाती, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन प्लान में सबसे बड़ा हिडन रिस्क यहां पर होता है एग्जीक्यूशन का। अगर इंडिया उस चीज को कर भी लेगा तो एग्जीक्यूशन कैसे होगा? तो पूरा प्लान जो है ना स्टेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि लैंड एक्विजिशन स्टेट्स अप्रूव करती है, इंडस्ट्रियल अप्रूवल स्टेट्स करती है, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव स्टेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स स्टेट्स अप्रूवल देती है। और इंडिया का ग्राउंड रियलिटी की अगर अपने बात करें तो स्टेट्स और फेडरल सेटअप में स्टेट्स के पास पावर है। गुजरात में आज के टाइम में सानंद में टाटा, फोर्ड, सुजुकी, ठीक है, इन लोगों ने बनाया है अपनी कंपनियां। तमिलनाडु में चेन्नई को इंडिया का डिट्रॉइट कहा जाता है, जहां पे ऑटोमोबाइल हब है जो डेकेड्स पुरानी है। कर्नाटका में बेंगलुरु वाले क्षेत्र के अंदर टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस है। ये स्टेट्स कर सकती है, लेकिन जो प्लान बनाया गया है वो यूनिफॉर्म है कि भाई सारे स्टेट्स के अंदर किया जाएगा। बट क्या सारे स्टेट्स यूनिफॉर्म हैं? क्या यूपी में सेमीकंडक्टर का क्लस्टर बनाया जा सकता है? बिहार में स्पेशलिटी केमिकल हब्स बनाया जा सकता है? झारखंड में प्रिसिजन मशीनरी की कंपनियां बनाई जा सकती है क्या? तो प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल बनाया गया, लेकिन जो हर एक स्टेट है ना, उन लोगों का कैपेबिलिटी अलग होता है। तो जब तक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सही लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, तो ये जो 1272 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग का प्लान है, वो सही लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और यही गैप हमें सक्सेसफुल होने से कहीं ना कहीं रोकेगा। और वो एंगल की बात जब मैं बताऊं, जो किसी ने कनेक्ट नहीं किया कि ये टास्क फोर्स को एक्चुअल में लीड कौन करेगा, इट इज गोइंग टू बी शशिकांता दास, जो फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अब पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। इनका अपॉइंटमेंट जो है ना, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आरबीआई गवर्नर के रूप में दास साहब का प्राइमरी कंसर्न था कि भाई फॉरेक्स रिजर्व्स और रुपी स्टेबिलिटी को मैनेज करना। अब जब हम नंबर्स की बात करें, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व देख लो, जो 54 बिलियन है ना आज के टाइम में, वो नीचे ऊपर है। रुपी की बात करें तो डॉलर के कंपैरिजन में बहुत घट रहा है। ट्रेड डेफिसिट जो है भारत का बढ़ रहा है। सिर्फ 3 महीने में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे उठ के आया है कि हम कैसे इन चीजों को मैनेज करें। तो इंपोर्ट्स को अब हमें कम करना है, डॉलर के डिमांड को ठीक करना है, रुपी को स्टेबलाइज करना है। और शशिकांता दास का ये जो प्लान उन्होंने बनाया है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का, ये इकोनॉमिक पॉलिसी की तरह नहीं, वो इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का करेंसी डेप्रिसिएशन को रोकने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन जब होगा तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम के अंदर है ना, इंडिया का डेवलपमेंट कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ेगा। जब हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करें, प्लान में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स नहीं है जिनकी एक्चुअल में इंपोर्ट वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लान जो इन लोगों ने बनाया है 1272 प्रोडक्ट्स का, वो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स लेवल पे कंपोनेंट्स हैं जिसको बनाया जाने का बहुत ज्यादा है कोशिश चल रही है। एंड जब ये मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इनका मेन मकसद ये है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग से है ना, एक बैकबोन डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है, कि अलग अलग जगहों पे इंडिया का डेवलपमेंट पहुंच सके एंड वो डेवलपमेंट का बेनिफिट इंडिया आगे आने वाले समय में ले सके। हर एक शहर जो टीयर 2 और टीयर 3 सप्लायर्स से जुड़ी हुई है, सब जगह ये डेवलपमेंट पहुंचे। यहां पर इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है
वो और ज्यादा लेवल पे मेड इन इंडिया, एक्चुअल में मेड इन इंडिया लेवल पे काम करे। तो इंडिया का प्लान $50 मिलियन का प्रोडक्ट्स से या 189 बिलियन का प्रोडक्ट सिर्फ बनाना नहीं है, बट इंडिया के अंदर वो सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडिया के रियल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है, जिसके वजह से इंडिया 2047 में एक डेवलप्ड नेशन बन सके। सो दिस इज द एक्चुअल थिंग। अब बहुत सारे इश्यूज हैं, हम उन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें अपने को करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने प्रोडक्ट्स चूज किए हैं उसमें से अपने को कैटेगराइज करना पड़ेगा कौन सा इंपॉर्टेंट है और कहां पे इंडिया जेन्युइनली वर्ल्ड क्लास बन सकता है। ठीक है, एंड नॉट ओनली दिस, अपने को फाइनल असेंबली लाइन भी जो है ना, जो सप्लाई चेन वाली लाइन होती है उसको भी सही करना पड़ेगा, ताकि जो भी चीज बने वो सप्लाई चेन में ढंग से चले। रॉ मटेरियल्स अपने को सही तरीके से लानी पड़ेगी, एंड ये पूरा जो सप्लाई चेन है ना, और इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनको रोप इन करके अलग अलग स्टेट्स के कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने का जिम्मा देना पड़ेगा। यूपी बिहार के अंदर अलग सेट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अलग है। तमिलनाडु एंड गुजरात का अलग सेट ऑफ इंडस्ट्रीज है, क्योंकि उनका कैपेबिलिटी अलग है। तो जब हम थोड़े डाइवर्सिफाइड लेवल पे एंड मास्टरी लेवल पे काम करेंगे इंक्लूसिव होके, तो शायद आगे आने वाले समय में जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज को हम ओवरटेक कर सके टेक्नोलॉजी में। क्योंकि 1980 में चाइना के पास एक चॉइस थी, टेलीविजन। ठीक है, और वो टेलीविजन के लिए उसने 40 साल दे दिए और आज वो वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। 2025 में इंडिया ने भी वही चॉइस लिया, लेकिन 1272 प्रोडक्ट्स का लिया। तो अब देखना यही है कि इंडिया इस 1272 प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग वाले लेवल पे किस हिसाब से कर रहा है। सो दैट इज गोइंग टू बी ऑल फॉर दिस सेशन, जिसके अंदर हम यही चीज जानने का प्रयास किए कि इंडिया का ये प्लान अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके अंदर लूप होल्स है, और उस लूप होल्स को अगर फिक्स किया जाए तो इंडिया कुड वेरी वेल बी अ डेवलप्ड नेशन। सो इसी के साथ आज के सेशन के लिए इतना ही। आई विल सी यू अप इन द नेक्स्ट सेशन। धन्यवाद एंड जय हिंद।